Yes, so now recording has been started. So please come to the chapter number 5, unit number 5. Unit number 5 tells us about my personal computer. My personal computer. The topic is my personal computer. Can you tell me what do you understand by my personal computer? What do you understand by personal computer basically? पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, कोई बताएगा? सर जो पीसी हम डे टू डे लाइफ के लिए यूज करते हैं अपने पर्सनल वर्क में। बहुत बढ़िया बताया आपने एलेक्स, बहुत बढ़िया। सो पर्सनल कंप्यूटर इज all those computer which has been using by the people for their day-to-day life. It may be for our personal life, it may be for your official life and anywhere else. So under personal computer you can see many topics are there and types of PC. Second topic is type of PC. PC means personal computer, right? So personal computer की बात करें तो there are so many points, that is workstation, desktop computer, laptop, notebook and tablet. Now the question is, what is workstation basically? Workstation के विषय में कोई एक्सप्लेन कर सकता है? What is workstation? सर ये एक सिंगल मतलब पर्सनल कंप्यूटर काफी सारे पेरिफेरल से कनेक्टेड होता है। Yes, computer itself is a workstation because it is connected with many more devices. It can be connected from many devices to overcome from the problem whatever we are facing. Computer यही नहीं होता है कि जो हमने कंप्यूटर यूज करी है, सिर्फ इसके साथ डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है और उन सारे डिवाइसेस को मिलाकर क्या कहते हैं, कंप्यूटर इज अ वर्क स्टेशन बिकॉज वी कैन इंटरकनेक्ट मेनी मोर डिवाइसेस ओवर देयर. सो वर्क स्टेशन तो कह सकते हो, देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो इस पे स्ट्रेंजा में लिखा मिलेगा आपको कि वर्क स्टेशन क्या होता है. तो एक हाई परफॉर्मेंस डिवाइस होता है, कंप्यूटर होता है, where we can use many more softwares, many high level softwares कह सकते हो, highly secured, हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए वर्क स्टेशन यूज करते हैं हम लोग. इस बुक में जो भी लिखा हुआ है वो पुराना थोड़ा लिखा हुआ है, इसलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े स्लो वाले लिखे हुए हैं, तो फॉरगेट इट वन. और आज के डेट के हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. तो टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्क स्टेशन इज, ये मिनिमम दिया हुआ है, इसे मैक्सिमम मत समझना. दैट इज द मिनिमम वन. क्या है, इंटेल कोर 3.20 प्रोसेसर होना चाहिए, मेमोरी 4 GB की होनी चाहिए, हार्ड डिस्क 500 GB और रैम 2 GB. ये जब लिखा हुआ था 2011 में, ये बुक लिखा गया था 10 में, और 2010-11 के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन है. सो लेट इट अपग्रेड दैट वन एज पर द टुडेज सॉफ्टवेयर एंड टुडेज ट्रेंड. देवेंद्र कुमार आप और शुभेंदु, sorry, you wanted to ask something, but I have already explained first 1.5 hour for the study and last के जो आधे घंटे होंगे उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लेना. हाँ, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, साथ साथ हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. I wanted to make this class very interactive. ओके सर. पूछ लिया कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम हियर, मैं कभी आपको मना नहीं करूंगा, तुरंत बताऊंगा. नेक्स्ट आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं हम लोग. अटेंडेंस का याद रखें, अटेंडेंस में बिगनिंग में लूंगा और एक एंड में लूंगा. एक 8:45 पे लूंगा, एक 8:45 पे लूंगा और एक 7:10 पे लिया करूंगा हमेशा.
2 बार अटेंडेंस में लूंगा आप लोगों का। तो वर्क स्टेशन हमने समझा कि वर्क स्टेशन एक बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए, ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इन सब पर्पसेस से जो हम वर्क सॉफ्ट सिस्टम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क स्टेशन। दूसरा आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, जिसे हम अपने घरों में यूज करते हैं, जिसके सारी कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, और हम सिंगल एक वन बॉन्ड भी यूज करते हैं। डेस्कटॉप का मतलब जो आपके घरों में सिंपल मॉनिटर या टीएफटी या एलईडी लगा होगा, साथ में एक सीपीयू अलग से लगा होगा, माउस कीबोर्ड अलग से लगा होगा, और इसे आप यूज करते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो हो सकता है, हमारा लाइनक्स हो सकता है, हम चाहें तो अपने विंडोज पीसी के अंदर, हमने नॉर्मल अपने डेस्कटॉप के अंदर मैक ओएस भी डाल सकते हैं। कुछ हद तक उसके फीचर्स नहीं मिलेंगे सारे, लेकिन डाल सकते हैं। या और हमारे पास अगर एप्पल बुक है, उसमें भी डेस्कटॉप के रूप में आता है, तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो उसमें भी हम तीनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, एज पर आवर नीड एंड एज पर आवर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट होता है लैपटॉप। मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप के विषय में बताने की जरूरत है। लैपटॉप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीसी विच आर being used by most of the people nowadays for their personal use as well as official use. There are too many types of laptops too that can be personal, for the personal use, for corporate use. The laptop industry has also generated the soft laptops based on the purposes. For the industry purpose, different types of laptops are there. For personal uses, there are different type of software laptops are there. So these are the लैपटॉप के विषय में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेटबुक है, नेटबुक क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लैपटॉप होता है। नेटबुक क्या होता है, स्मॉल वर्क, बहुत छोटा लैपटॉप होता है, जो आप देखते हो ना 10-12 हजार में कुछ लैपटॉप्स आते हैं, जिसमें मुश्किल से 32 जीबी से लेकर के 100 जीबी के अंदर ही क्या होता है, स्टोरेज होता है, ताकि पर्सनल यूज कर लोग उसे नेटबुक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। टैबलेट पीसी, एवरीवन नोज अबाउट टैबलेट। सम ऑफ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टैबलेट यूज भी कर रहे होंगे अभी मीटिंग के लिए भी। तो टैबलेट इज ऑल्सो व्हाट, अ स्मॉलर पर्सनल कंप्यूटर which acts as a computer system. We can do everything whatever we need to do. ये इसमें भी डिफरेंट तरह के आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डवेयर कंपोनेंट। यहां तक जो मैंने कंप्यूटर के विषय में बताया, लैपटॉप, टैबलेट, नेटबुक, आपको डेस्कटॉप, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी, यस हर्ष, पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर आपने जो ये हमको जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो बताया, सो आपने बोला कि जो अभी तक का जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो अपडेट नहीं हुआ है बुक्स में, राइट? नहीं, मैंने ये बोला कि ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ओके। और आज के डेट में 2 जीबी रैम तो कोई यूज भी नहीं करता, राइट? तो मैंने बोला आप लेटेस्ट अपना लिख सकते हो। तो लेटेस्ट आज के डेट में किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 4 जीबी ऑफ रैम है। यस एग्जैक्टली। 4 जीबी से कम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। विंडो 10 और 11 इसमें भी दिक्कतें आती हैं।
4 GB मिनिमम बोल रहा हूँ, जबकि आप अगर पूरा यू विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ 8 GB रैम चाहिए सिर्फ एक विंडो को परफॉर्म करने के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ थिंग्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है हर्ष? ओके ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि everyone means you are attending, all of you are attending my third class. Any problem you are facing in my class, you can suggest me so that I can improve that one. Anybody who is facing any problem in the class, delivery problem, टाइमिंग का तो नहीं कह सकते, जो टाइम है, मैं कभी 1 आध मिनट लेट हो सकता है, लॉग इन कर लूं, लेकिन मेरे पढ़ाने में सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप सर? टेलीग्राम ग्रुप है सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम है आरसी दिल्ली 3 का, उसको ज्वाइन कर लेना। आरसी दिल्ली 3 के नाम से सर्च कर लेना। आरसी दिलीप, आरसी दिल्ली 3, आरसी दिल्ली 3, LHI 3। ओके सर। देखो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पुराना एक ग्रुप है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देता हूँ, अपडेट्स देता हूँ आप लोगों को, जिसमें कोई मैसेज नहीं कर सकता। तो आप लोग चाहो ज्वाइन कर सकते हो, कभी कभी जरूरत होता है तो मैसेज देता हूँ, अदरवाइज नहीं। कोई इसमें बात नहीं कर सकता, कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप इज बेस्ट वन। ऑफिशियली कोई ग्रुप नहीं बनता। ठीक, सो hardware component of PC. I'm going on hardware component on PC. So what are the hardware components? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हार्डवेयर क्या होता है। कौन बताएगा कि हार्डवेयर क्या होता है? बताइए। पहली कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने। मैं बीच बीच में इसलिए पूछता हूँ कि आई वांटेड टू मेक माय क्लास सो इंटरेक्टिव। हम सब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाकर पढ़े, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। सो हार्डवेयर कंपोनेंट बहुत बढ़िया बताया आर्यन ने कि those components which can be seen as well as we can touch that। एंड जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में हमारे डिवाइसेस अलग से लगाते हैं हम लोग, वो सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें अगर कंप्यूटर का, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले बात करते हैं तो देखो, अगर हम चलो ये हमारा मॉनिटर हो गया, राइट? ये हमारा सीपीयू ये बिकर है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड हो गया, और ये हमारा हो गया माउस। ठीक है, अब ये हमारा माउस, कीबोर्ड और ये क्या हो गया? पूरा पीसी। इसको हम क्या कहेंगे? पूरा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब हम धीरे धीरे बात करते हैं, इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? सीपीयू, राइट? तो सीपीयू के अंदर, अब सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू? बेसिकली मदरबोर्ड, रैम, मदरबोर्ड, SMPS, मेमोरी सिस्टम, MPS, हार्ड डिस्क, रैम, hard disk, CD, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, network card, नेटवर्क कार्ड, बायोस, बैटरी। तो ये बेसिक कंपोनेंट सारे हो गए। आजकल ग्राफिक्स कार्ड तो डायरेक्ट ही इनबिल्ट ही आ जाता है हमारे सिस्टम में, राइट? यस सर। मदरबोर्ड में इनबिल्ट आ जाता है, 4 GB 2 GB आ जाता है, उसके बाद हम लगा भी सकते हैं। तो मदरबोर्ड हम समझते हैं। SMPS क्या होता है? ये जो CPU फैन वगैरह लगा होता है ना, पीछे में देखते हो आप लोग अपने डेस्कटॉप के, CPU के पीछे जहां से पावर सप्लाई हम करते हैं, वो हमारा SMPS होता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। Which mode power supply? power supply, ग्रेट।
नेक्स्ट वन रैम, Random access memory. दूसरा है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा प्रोसेसर। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम होते हैं। ऑल ऑफ यू नोज अबाउट दिस वन। तो मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं चल रहा हूं, बल्कि आप लोग इसको रीड करेंगे। कोई दिक्कत? रीड कर लेंगे आप लोग इसको? हम लोग Yes, sir. रीड करेंगे, जो डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब देखो भाई, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर बेसिकली। अब हम बात करते हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? A set of Software programs. is a program that interact with hardware. Sir, those components which are Program virtually installed in accessible. computer. The set of आई एम हियर programs. टू लिसन एवरीवन, वन बाय वन बोलिए आप लोग, कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। मैं कोर्स का एक एक पार्ट खत्म करूंगा। वी हैव 9 क्लासेस एंड आई विल डेफिनेटली कवर योर क्लास, योर entire course within 8 classes. And the 9th class will discuss about 3 or 4 question paper, previous year question paper. So don't worry, मैं go through. हाँ, तो सॉफ्टवेयर आर्यन ने बताया, राजू ने बताया, भूपति ने बताया, प्रज्ञा, सुमन आपने भी बताया, प्रज्ञा आप कुछ बता रहे थे, अभिषेक ने भी बताया, बस बोलिए प्रज्ञा। The programs installed in the computer which cannot be touched. Yes, good. So भूपति, which are not accessible physically, but we can use as a virtually. That's called software. good. हाँ भूपति, Yes, आप sir, भी बताएं। yeah. Software is a set of programs which are used to run the systems. Good. Everybody So has software in everyday language, the stuff that make your computer, smartphone, or any other device work. good. Everybody has still Software is a program or set of instructions that interact with computer hardware. Okay, good, good. Whatever you have explained, all of you have explained a good quality of delivery. But I'm explaining now. Software is what? So, see, there are 3 or 4 questions comes up after listening all of your answers, right? Software means what? Collection of programs. सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर एक कलेक्शन बनाते हैं और उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं, आप लोगों ने किसी ने बोला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्राम का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और यही नहीं, अब इस पे डेफिनेशन को थोड़ा सा तरीके से चेंज करेंगे, क्या होगा? व्हाट इज प्रोग्राम? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, नो डाउट। आप लोग क्लास लो ना, पेन पेपर लेकर बैठो, जस्ट सिट विद पेन पेपर सो दैट वी कैन राइट द पॉइंट्स व्हाटएवर यू आर फेसिंग, राइट? सो मेरा फोन दे देना इधर। हाँ, सो program is a set of instruction which can execute and produce result. प्रोग्राम वो होता है जो इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है और वो फिजिकली क्या कर सकता है भाई? तो एग्जीक्यूट करे और रिजल्ट को प्रोड्यूस करके हमें दे दे। अगर रिजल्ट नहीं दे पाता है तो प्रोग्राम नहीं कहा जाएगा, ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है बच्चे लोग? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which can execute and produce result. दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर is the collection of programs. Software is the collection of programs where each and every program has their purposes. For example,
सॉफ्टवेयर की बात करें अगर हम लोग, तो सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts, that is सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को मैंने डिफाइन किया क्या? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम व्हिच कैन एग्जीक्यूट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, राइट। अब वहीं पे क्या किया हमने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप लोग बोलो इससे क्या होगा, याद हो जाएगा आप लोग। तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। गुड। अब हम विल गो स्टडी अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। जी बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज होता है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करने वाली बात नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं। दो सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्या? The basic functioning of the computer. Yes, which is used to bring out our system in functional mode. वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को फंक्शनल मोड में लाने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। Those software which is used to bring out our system in a functional mode, that is called system software. Those software which can interact, which can directly make interaction between user programs and the computer, that is called system software. इन सारे पॉइंट्स को आप मैच करके एक साथ लिख सकते हो और वो कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगा। Those software which gives us environment where we can run the application software, where we can install the application software. Those software which can gives us platform. ये सारे जो प्लेटफॉर्म देता है, जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंटरेक्ट करके रखा है, जो हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने का परमिशन देता है, जो यूजर को इंटरेक्ट करने, यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन बनाता है, ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको भी फर्दर हम बहुत वी कैन एक्सप्लेन इन अ ह्यूज मैनर, बट वी आर गोइंग इन सिंपलेस्ट वन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which makes our system, which can make our system in functional. And the example of system software are operating systems, that is OS. On operating system में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताएगा कोई? विंडोज, गुड, यू नो विंडोज, Ubuntu, लिनक्स, iOS. गुड। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड्रॉयड, बहुत बढ़िया। ये जितने भी सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे पैमटॉप हो, कोई भी सिस्टम हो जिसमें वो क्या करते, अगर सिस्टम से इफ यू नॉट इंस्टॉलिंग, if you are not installing any operating system, what the computer is basically? DOS is. no use. Or no use, that is just like a dabba, DOS. और कुछ नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं उसके अंदर तो कुछ होगा? सिस्टम कुछ कर पाएंगे आप? No, sir. तो ये तो रहा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात। एंड व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, such as वर्ड प्रोसेसर,
which is used to work like Zoom, Microsoft Office. Okay, good. Third-party softwares which we install in the computer. Mozilla Firefox, Polyglot. Chrome. चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ. Which Leela Application is going to tell you software now. are those software where the user can directly work. जहां पर यूजर काम करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे आप लोगों ने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया, किसी ने ग्राफिक सॉफ्टवेयर कह दिया, किसी ने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कह दिया, किसी ने कहा कि एमएस वर्ड, किसी ने कहा कि विंग, किसी ने कहा कि चलो फोटोशॉप बोल लो, कोई कह देगा टैली है, तो कोई कह देगा कुछ. अपने अपने डोमेन के हिसाब से सारे लोग आंसर दिए. तो ऑल द आंसर वर गुड फॉर द एग्जाम्पल. बट हम लिखेंगे क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which is installed by user to perform their work over there. Specific. For example, for word processing, we always use MS Word for our work. When MS Word for Windows, Microsoft Windows, and Open Office for Linux. There are so many different type of platform. We have different type of word processing tools also, and MS Word is one of them, right? So application software का normal definition, those software which is used to work by the user at the system is known as application software. डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी दिया हुआ है, और बहुत सारे मीडिया प्लेयर भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. मीडिया प्लेयर हम लोग डालते हैं, और मीडिया प्लेयर में हम लोग क्या देखते हैं? वीडियोस वगैरह देखते हैं. बहुत तरह की मीडिया प्लेयर है, राइट? सिस्टम में इनबिल्ट भी होता है. दूसरा है कैलकुलेटर. कैलकुलेटर भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जहां पे हम लोग काम करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. वो सिर्फ आपके कंप्यूटर को वर्किंग और फंक्शनल मोड में लाने का काम करता है. और भी एग्जांपल दिए हैं: वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ये सारे के सारे क्या हैं आपके? नेक्स्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ये भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के मेंटेनेंस पर्पस से यूज किया जाता है. छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, जैसे आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो मतलब कहते हो ना, जैसे आप कहते हो चेक डिस्क चला देते हो कमांड. आप चेक डिस्क एक चलता है प्रोसेस, आपका डिस्क चेकिंग करता है कितना स्पेस फ्री है, कितना स्पेस अवेलेबल है, यूज हो रहा है. डिस्क फॉर्मेट करने के लिए, ड्राइव्स फॉर्मेट करने के लिए आप यूज करते हैं. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर व्हिच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम, and each and every program are specialized for special purposes. सब स्पेशल पर्पसेस के लिए बने होते हैं. ये कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स: डिस्क चेकर, सिस्टम रिस्टोर, डिस्क fragmenter, disk management, backup, antiviruses, disk cleaner, network utility, and data compression. तो आप लोग बेसिकली भी करते हो, कुछ नहीं भी यूज करते हो. तो ये सारे के सारे आपके आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Those small softwares which is used for the maintainability of the computer system are known as utility software. जिसमें से मैंने पहले बताया था, आप लोग अभी एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, 2-4 मिनट पहले, की डिस्क चेकर होता है जो डिस्क चेक करने के लिए कितना स्पेस खाली है, कितना स्पेस भरा हुआ है, फिर उसके बाद कितना अनयूज्ड है, वो सब कुछ देखता है.
सिस्टम रिस्टोर क्या होता है? अगर आपका रिस्टोर पॉइंट आपने सिस्टम का बना रखा है, तो आपका आज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, 2 दिन पहले नहीं थी, तो आप 2 दिन पहले वाले सिस्टम मोड में जा सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो आप अपने सिस्टम को। इस तरह से कुछ ये यूटिलिटीज हैं, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट। इफ एनी डाउट कम्स अप यू मे आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ये सबका एक एक पॉइंट करके दिया हुआ है, यू मे प्रैक्टिस इट ऑल्सो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने सिस्टम में, स्टेप बाय स्टेप और फिगर बाय फिगर दिया हुआ है। कुछ चीजें मत कर देना, कोई सी ड्राइव फॉर्मेट मत मार देना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है डेस्कटॉप। व्हाट इज डेस्कटॉप? First screen which appears in front of us after starting the computer. Good. Okay, I wanted to ask one thing. You are from different state of India, so any problem with my voice and with my voice and with my language? No, sir, I don't have any problems. No You're issues, good, sir. sir. Problems. If anybody is feeling any problem, you may Comfortable. say No, directly sir. to improve that. Yes, please. जस्ट आपका वोकल क्लॉगिंग हो रही है, इतना ही क्या आ रही है? वॉइस क्लॉगिंग हो रही है। अच्छा, सर लैगिंग हो रही सर है। एक बात है सर, जिनका जो ये नहीं कर रहे हैं उनका माइक बंद करने के लिए बोलिए सर, नहीं तो इको हो रहा है सर क्लास में। हाँ, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जस्ट माइक अपना अपना ऑफ रखें। बहुत लोगों का जैसे ही ये आपको ऑन है। बोलना हो, जब बोलना हो तो माइक ऑन करें, फिर माइक ऑफ कर दें, तो इससे बाकियों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, मुझे भी नहीं आएगी, शुरू में तो मुझे भी इको आ रही थी। और अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आउट हो जाए और फिर से इन हो जाए क्लास, मतलब एक बार एग्जिट करके इन हो जाएंगे तो उनका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द डेस्कटॉप। कम कर दो फैन, हो सकता है फैन से जा रहा हो। फैन के आवाज से भी कभी कभी होता है, तो अभी मैंने अपना फैन एकदम स्लो मोड में कर दिया। हाँ, डेस्कटॉप क्या होता है? तो जैसे आपने बताया कि द स्क्रीन विच इज प्रेजेंटेड आफ्टर जस्ट स्टार्टेड द कंप्यूटर सिस्टम विथ मेनी मोर ग्राफिक्स and graphical representation that comes under that can be said as a desktop. सिस्टम के स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन आता है, जो ग्राफिकल व्यू में, उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। एंड दैट होल्ड्स मेनी फोल्डर्स, फाइल्स एंड आइकन्स। उसके अंदर उसके पास डेस्कटॉप में बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स और ये हो सकते हैं बेस्ड ऑन द यूजर वर्क and based on the users setting, यूजर्स की सेटिंग के बिहाफ पर वहां पर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। माई कंप्यूटर, जिसमें माई कंप्यूटर नाम का एक क्या होता है? आइकन होता है। My computer basically tells us about all the memory system which is partitioned and all the folder system which is partitioned defaultly, which is default partitioned into the system. My document, whatever document we have saved, that is the default location for saving the document in the system. Recycle bin is the place where all deleted item which is not permanently deleted can be stored over here. That is also a part of that. Taskbar are those bars where we can see the functions with what kind of files you have opened. There are so many options through which we can see various tasks. We can see the date and time over there. We can change the languages over there. We can change the audio part over there. We can have network
ऑप्शन शुड बी देयर। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जहाँ टाइम देख सकते हो, स्टार्ट बटन होता है, जहाँ पर लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, जहाँ पर ऑडियो डिवाइस, ऑडियो को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है। ये सारे जगह हमारे क्या कहलाते हैं भाई, तो कहलाते हैं टास्क बार। इंटरनेट ऑन ए पीसी, इंटरनेट ऑन ए पीसी, इंटरनेट यूज करते हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Interact कर पा रहे हैं यूज sir. करते हैं, तो हमारे इंटरनेट में जो पीसी, इंटरनेट ऑन ए पीसी, तो इंटरनेट कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास है ना सुबह 8 बजे से, देख लेना। हाँ, वो मैं याद करने के लिए, पहला दिन लोग भूल जाते हैं ना। एक बैड एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने बोल दिया। ठीक है, मैं भी क्लास ले रहा हूँ 7 बजे से। सॉरी बच्चे लोग, एक टीचर को याद दिला रहा था, आज उसकी स्टार्ट क्लास है। तो हम डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं। डायल अप कनेक्शन समझते हो आप लोग? पहले के टाइम पे टेलीफोन लाइंस यूज करते थे हम इंटरनेट के लिए, जो कि एक मॉडेम से कनेक्टेड होती थी, और उसमें आईपी एक क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता था, जस्ट लाइक फोन नंबर। हाँ बिल्कुल, मतलब एक मॉडर्न डिवाइस तुमने दे दिया, उससे हम डायरेक्ट जो प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम को नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डायल अप कनेक्शन। जस्ट इसको रीड करना है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत पड़े, आज के डेट में यही यूज कर रहे हैं आप लोग। जब हम सिग्नल्स यूज करते हैं बैंड के फॉर्म्स में, ब्रॉडबैंड। इन्हें पहचानते हो आप लोग? ये फोटो में जो है बंदा, Yes, sir. गुड। ये आपके फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम में आए थे, डॉक्टर एम.पी. मिश्रा सर हैं। He has designed the book for you, basically. One of the best teacher for IGNOU. Next one is proxy server. Proxy server क्या होता है? एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर जो कि हर डिफरेंट पीसीस के लिए एक कॉमन नेटवर्क की तरह बिहेव करे। बिल्कुल, जैसे आप नेटवर्क सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, it means we have a system which is distributed among many more system, right? A system is there which can be distributed among many more system, for the functional requirement is known as proxy server. कह सकते हो intermediary between all application of different servers, different systems through the web browser, right? जैसे इग्नू है, इग्नू का आप वेबसाइट खोल के देखते हैं ना, सारे लोग एक साथ देख सकते हैं इग्नू की वेबसाइट, देख सकते हैं आप लोग? Yes, sir. And that is why, because the system is installed on one system, मतलब जो पूरा files and folders are installed in a one system, and that is opened for everyone. आप अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो ऐसा चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर बना करके, कोई भी एप्लीकेशन बना करके, एक स्टैटिक आईपी ले लोगे। स्टैटिक आईपी होता है, स्टैटिक आईपी के थ्रू आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टम में होस्ट कर सकते हो, आप अपने सिस्टम को होस्ट सर्वर बना सकते हो, जिससे वेब ब्राउजर के थ्रू कोई भी ओपन कर सकता है वर्ल्ड वाइड। और उसमें भी डिफरेंस होता है कि हम जो उसमें बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग में हम क्या करते हैं कि बाइंड करते हैं लोकली और ग्लोबली। हम ओपन कर देते हैं सबके लिए, 2 पोर्ट होते हैं, पोर्ट नंबर 80 और 443। तो हम जब 443 और 80 ओपन कर देंगे, 443 बेसिकली ओपन कर देंगे तो वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो मैंने कहीं से भी उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। 443 नहीं ओपन करेंगे तो आप कहीं से कहीं भी ओपन नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो क्या आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके इंटायर नेटवर्क में चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर इज अ सर्वर which works as an intermediary between the users and the application file. That's all about the 5th unit of first block. Sorry, sir. Yes, Rohit. Sir, जी,
So what is the difference between proxy server and web server? ओके गुड, बहुत बढ़िया बताया, क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया कहा। प्रॉक्सी सर्वर एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट वेब सर्वर? सर ये कंप्यूटर होते हैं जहाँ पे लोकली लोग अपनी फाइल्स स्टोर करते हैं ताकि अदर यूजर्स उसे एक्सेस कर सके थ्रू इंटरनेट। जो मैंने अभी बताया आपको, क्लाउड स्टोरेज हो गया सर, वो सब web server। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है? आपने कभी सर्वर में वीपीएस सर्वर का नाम सुना है? वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क, सॉरी हाँ, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, अब देखो, अब सर्वर का तो सुना ही है, सब छोड़ दो सर्वर, राइट। अब इस सर्वर क्या होता है, सिंपल बात करें हम लोग, हालांकि हम इस सब के विषय में ना थर्ड ब्लॉक पूरा इंटरनेटवर्किंग के विषय में है। एक काम करते हैं, रोहित आपका क्वेश्चन था, हेलो आर यू देयर रोहित? Sir, yes sir. Yes, इसको I am. याद रखो, और पूरा नेटवर्किंग हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ब्लॉक में, नेटवर्किंग का इनसाइड आउट हर चीज। तो विल डिस्कस अबाउट प्रॉक्सी सर्वर इन डिटेल ओवर देयर, राइट, थर्ड ब्लॉक में। Okay, थर्ड sir. ब्लॉक इज स्पेसिफिक फॉर इन और व्हाट, फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और 20 मार्क्स का पेपर में आएगा भी, ये भी ध्यान रखना है। आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा कहां से कितने नंबर के आएंगे क्वेश्चन। आज जो टॉपिक पढ़ाए हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो भी, इससे 10 नंबर के टॉप क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना। हम बताते जाएंगे, आप लोग उसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेना, याद रखना हो याद रख लेना, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू ऑल गाइस। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड ब्लॉक पे। फर्स्ट ब्लॉक इज ओवर नाउ। आप लोग फर्स्ट ब्लॉक पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लॉक से अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक। सेकेंड ब्लॉक थोड़ा सा टाइम लेता है, लेंदी है, और थोड़ा बहुत सारी टेक्निकल पार्ट भी इसके हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। मैं पूछ भी सकता हूं ना किसी से भी कि बताओ भाई क्या होता है। विकास जी बताइए, विकास सागर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूजर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम यूज करता है डे टू डे वर्क के लिए, दैट इज सॉफ्टवेयर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टू कैटेगरीज। जो भी आपने बताया ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिंपल सा एग्जांपल हमने कह दिया कि सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है भाई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, आप भी सही बता रहे हो, आपने भी सही बताया। हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स where each and every programs are for specific purposes. Furthermore, software can be divided in two parts, जो मैंने अभी समझाया था आपको पहले, वही बोलना है एक बार। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या करता है आपको, तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है आपके पूरे हार्डवेयर डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, और सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस की बातें हुई छोटी छोटी। अब ये आ रहे हैं हम लोग व्हाट इज सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। मेमोरी मैनेजर भी होता है, ये मेमोरी को मैनेज करता है। क्या है भाई, अकाउंट में 1 रुपया को इसने ट्रांसफर किया। ओके, हाँ, तो सॉफ्टवेयर
कैसे सॉफ्टवेयर को मैंने बताया। अब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे पर्पसेस होती हैं। हर मैंने अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, हमने कह दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के बहुत सारे पर्पसेस हैं, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज कब बनता है भाई, कोई भी चीज आपको बनाने के लिए कहा जाएगा कब बनाओगे, बताओ। उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब उसको नीड रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया, जब उसकी नीड होगी, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी हम बनाते हैं। इवन इफ हम खाना भी तभी बनाते हैं जब हमें भूख लगती है, खाने का मन करता है, नहीं तो नहीं बनाते वो भी। तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन करता क्या है कि software can be software has been evaluated with the different purposes. Means there are different aspects of evaluating involving कह सकते हो innovating the softwares. सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन करने के लिए हमारे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स रहे। हम उन एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर क्या करते हैं, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। एंड देयर आर बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम इवोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स, आर्किटेक्चर के बिहाफ पर, डिजाइन पैराडिगम के बिहाफ पर, लैंग्वेजेस के बिहाफ पर, और लाइसेंसिंग एस्पेक्ट्स के बिहाफ। And all those are only for the application software, not the system software. So software has evaluated based on 4 aspects, that are the architecture aspect, design paradigm aspect, programming language aspect, and the licensing aspect. अब देखो आर्किटेक्चर, व्हाट बेसिकली आर्किटेक्चर मीन। आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? जो डिजाइनिंग कंपोनेंट, जिस सिस्टम एक्चुअली जिस कंपोनेंट पर बेस होता है, फिर जिस एनवायरनमेंट पर बेस होता है, उसे उसका आर्किटेक्चर बोलते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। सॉरी, बीच बीच में हमारे काउंसलर्स क्लासेस ले रहे हैं, तो किसी का कोई इश्यू आता है तो मुझे देखना पड़ जाता है। तो मैंने अभी देखा उनका कुछ, मैंने रिप्लाई कर दिया उनको। हाँ, तो स्पेक्स हम आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट, राइट आर्यन? यस, स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चर। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाते हो, आप लोग किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी कुछ लोग काम करते होंगे, कुछ लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में भी जॉब करते होंगे आप लोग, मैं समझता हूँ कि तो जब भी कोई चीज किया जाता है तो क्या वहां पर एक डिजाइन पैटर्न तैयार किया जाता है पहले, राइट? कहते हैं कि पहले आर्किटेक्चर डायग्राम बनाओ, एंड बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर डायग्राम विल डेवलप द प्रोसेस लॉजिक, एंड एज पर द प्रोसेस लॉजिक वी कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर, इंटायर सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड, हाँ जी भूपेंद्र सर। जी सर। हाँ जी, सॉरी। तो आर्किटेक्चर में मेन फ्रेम हो गया, फाइल सर्वर हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया, और इंटरनेट बेस्ड, ये 4 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं।
सबका एक्सप्लेनेशन नीचे आप देखेंगे तो दिया हुआ होगा। मेन फ्रेम सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मेन फ्रेम सिस्टम होता क्या है। तो एक छोटे से पिक्चर पे चलते हैं। ये छोटा सा मेन फ्रेम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें मेन फ्रेम सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे चलता है। तो एक हमारा एक सेंट्रल होस्ट होता है, सेंट्रल सर्वर होता है, जो सेंट्रल सर्वर को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स और टर्मिनल में डिवाइड कर देता है, राइट। Sir, how और can I get that material? How can we get this material? You can directly download it from IGNOU website, or you can directly go through the egyancourse.ignou.ac.in and you can download the study material from over there. And as you are a BCA OLA student, you can log in your LMS. You can download from there also. Okay. Okay. Sir, LMS is still not working. So Okay, so just first download it from IGNOU website and raise the question that LMS is not working. Raise an email, send an email for the LMS portal that's not working. They will open it up. No, sir, Maybe it's working right now. it's not working. It's working, sir. I have read my Okay, course on one second, I'm just checking it out. I have my login on LMS. It's working, yaar. It's working. okay, I'll Yes, check sir, it's them. good. It's still not working for me. No, I have just logged in front of you. It's working. You can log in there. Maybe the credential issue. So forget. Just do on Maybe one for password. internet issue. You can get it. Okay. So come to the point. We are talking about the mainframe server, mainframe architecture, and that is based on what? We have a central server, and from the central server we have designed many more servers, like for central 2, their child server like terminal 1, terminal 2, terminal 3, and from there the users can interact with, user can work. For example, suppose I am creating a central server for our country India, and that just for example, and after that I am giving an I'm generating many servers for the many states, means all the states, and the state can be get it all the information, and the user can interact as per the state. आप लोग सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ले सकते हैं. तो this particular server is known as mainframe server. Next one is file sharing architecture. This architecture is based on the sharing of resources. Resources or file. You can say file itself is a resource. That's why I'm saying resources. So see, आपके in your office there are 5 members, right? These are the 5 members. We have a server, and all those persons needs a file which is stored on a server A. In that case, you can use the sharing technology so that you can share the particular A file in the entire organization, so that anybody from the entire organization can access the file system. यहां से हमने क्या किया, यहां रखा और इसको हमने शेयर कर दिया. शेयर करने से क्या हुआ, ये भी एक्सेस कर सकता है, 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 ये भी एक्सेस कर सकता है. And that comes under the file sharing system. Here we can have a process of what? File sharing system. This is called centralized server,
These are called workstations. And the file can be shared among all those. Now we have a printer. We have a printer with the central server or centralized server. We have and we have shared this particular printer among the entire users of our network or our organization. So everybody can print their document from their space to the particular printer with the particular printer that is also known as resource sharing system. So we have gone through resource sharing and file sharing. File sharing सिंपल भाषा में कहें तो सेंट्रलाइज्ड सर्वर हम लेंगे, उस सर्वर पे क्या करेंगे हम लोग, सर्वर पे फाइल रखे, सर्वर पे बहुत सारी डिवाइसेस को हमने अटैच कर दिया और उसको शेयर कर दिया इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होंगे, जितने भी उस नेटवर्क में होंगे, दे कैन यूज आवर सर्वर एंड फाइल एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब देखो, अगर हम इससे फायदा क्या है भाई, अगर ये 5 यूजर थे, पांचों को हम प्रिंटर देते अलग अलग, तो हमारे खर्च एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाती। अब हमारे पास एक प्रिंटर है और एक प्रिंटर को हमने सारे सिस्टम से क्या कर दिया, शेयर कर दिया। कोई भी बंदा कहीं बैठे प्रिंट कर सकता है और उसका प्रिंटिंग मटेरियल प्रिंट हो जाएगा सेंट्रलाइज सर्वर पे। तो कॉस्ट सेविंग भी हुआ, टाइम सेविंग भी हुआ। तो इसके लिए हमने फाइल सर्वर आर्किटेक्चर का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो लाइक सर्वर एंड द यूजर। जैसे कि अभी हम सेंट्रलाइज सर्वर की बात किए, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, अगर मान लो देखो 2 चीजों पे काम चलता है, एक रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। कहते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अगर आप कभी भी वेबसाइट से भी कोई चीज सर्च करते हैं तो क्या करते हैं आप वेबसाइट से रिक्वेस्ट करते हैं ना, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्राउजर पे जाकर लिखते हैं कि www.ignu.ac.in या ignu.ac.in, और जब इंटर दबाते हैं तो इंटर दबाने का मतलब क्या करता है कि आप कंप्यूटर से कहते हैं कि कंप्यूटर जी इस पर्टिकुलर एड्रेस को ओपन कर दीजिए। आप उसको क्या देते हैं, यू आर जस्ट गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू ओपन द पर्टिकुलर file, particular folder. Basically www is a folder where all the files are stored and there is a default file. उसमें डिफॉल्ट फाइल होता है, जो डिफॉल्ट में वही खुलेगा, अदरवाइज आपको रेफरेंसेस देनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर जी को आपने कहा कि ignu.ac.in ओपन करिए, कंप्यूटर जी ने उसको देखा, मिला, उसने पूरे इंटायर नेटवर्क पे सर्च करा, ये आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट हैज सेंट टू द सर्वर the directory www directory, and the directory, if the file is available on the directory, the data server or server responded on that particular file, and now you can see the entire screen with with the information whatever you are asking for. तो ये पूरा सिंपल क्या हुआ कि अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लाइंट आस्क्स फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट्स, सर्वर रिजल्ट्स इट आउट एंड प्रेजेंट्स टू द यूजर एंड यूजर कैन यूज। तो यहाँ आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो नॉर्मल इसका डायग्राम है, सर्वर डेटाबेस है, आपने रिक्वेस्ट किया, वो सर्वर डेटाबेस पे जाता है, सर्वर में मिल जाता है या नहीं मिलता, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देता है और क्लाइंट अपना यूज कर लेता है।
क्लाइंट उस रेस्पॉन्स को देख लेता है। That's all. इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं, जैसे 3 टियर आर्किटेक्चर हो गया। तो आर्किटेक्चर कई पार्ट में आर्किटेक्चर को 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर हम बनाते हैं, जो लेवल डिफाइन करता है बेसिकली आर्किटेक्चर। टियरिंग का मतलब क्या होता है? लेवलिंग ऑफ द वर्क। अब वो लेवलिंग बोले तो मतलब पहले किस लेवल से किस लेवल तक जाएगा। मान लो अगर 3 टियर आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो यूजर ने हमें यूज करने के लिए कहा, मैंने क्या बोला कि आप गए अपने सिस्टम में, देखो क्या हुआ, आप सिस्टम पे अपना ओपन किया, आपने सिस्टम में क्या ओपन किया, आपने इग्नू की साइट खोलने के लिए क्या ओपन करोगे? ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में आपने डाला ignu.ac.in, वो कहाँ गया? टीवी में डेटाबेस सर्वर में गया। तो कितने इसके लेवल बने? 2 level. No, 3. That's why it is known as 3-tier architecture. I'm just going to explain it in the simplest form so that you can understand easily. That's why I'm going such a way. दूसरा N-tier architecture is also there. तो देखो आपका सिस्टम हुआ और डेटाबेस सर्वर हुआ, डीबी सर्वर और यूजर सिस्टम। These are the fixed one. अब कभी भी इंटरेक्ट होने के लिए क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाते हैं और डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ब्राउजर के थ्रू इंस्टॉल यूज कर लिया। दूसरा ये भी हो सकता है, ये हमारा सर्वर है, ये यूजर है, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जिस सॉफ्टवेयर में हम इनपुट डालेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वो ब्राउजर ओपन करेगा और ब्राउजर कहां से मांगेगा? यहां से। तो ये क्या हो गया? एक लेवल बढ़ गया। हम ये भी कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर में गए, उससे दूसरे सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट किया, दूसरे सॉफ्टवेयर ने ब्राउजर से रिक्वेस्ट किया, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया, तो ये भी क्या हो गया एक। तो जिस तरह ये क्या होता है, ये एन टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। whenever more than one applications are working in between server and the user, we can say the n-tier architecture exists over there. Sir. Yes, बोलिए रोहित। Sir, can you please give an example of n-tier architecture, a practical example that is being used in real life? Okay, what are you doing now, Rohit, nowadays? Software development. Yes. मैंने पूछने का मेरा एक पर्पस था कि मैं उसी भाषा में समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपके लिए एग्जांपल छोटा सा, आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आप माइक ऑन कर सकते हैं क्योंकि बातें करनी पड़ेगी आपसे। सर, आपका एक छोटा सा एग्जांपल, एसएमएस इंटीग्रेशन करना है, किया है कभी आपने? No sir, not right now. ओके, चलो एसएमएस इंटीग्रेशन नहीं किया। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर के साथ जूम इंटीग्रेशन किया है? जूम इंटीग्रेशन, यस सर। पेमेंट गेटवे किया होगा? पेमेंट गेटवे, यस सर। ओके, तो क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जब बनाते हैं तो थर्ड पार्टी हम क्या लेते हैं? एपीआई लेते हैं। ओके सर, लेते हैं एपीआई। हाँ सर। तो हम अपने सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं? एपीआई के लिए रिक्वेस्ट, एपीआई को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट। हाँ सर। और एपीआई अपने सर्वर से क्या करता है? रिस्पांस लेता है, लेता है। यस सर। एपीआई बेसिकली जाता है ब्राउजर पे, ब्राउजर लेता है वो अपने सर्वर से रिस्पांस, उसके सर्वर से, किससे? एपीआई जिससे लिया है, और वो डेटाबेस सर्वर से घूम करके हमारे पास आता है, राइट?
यही होता है प्रोसेस, हाँ सर। यही एनटीआर आर्किटेक्चर हो गया। होप की समझ में आया। गॉट इट सर। थैंक यू। थैंक्स। कम बच्चे लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछो, मजा आता है क्वेश्चन का रिप्लाई करने में, और मजा आता है टीचर को। I have not explained about myself. I myself is a software developer as well as counselor for IGNOU too. सर हमें ये समझ सकते हैं सर आप? जी बोलिए भूपति जी। जब हमें जो YouTube देखते हैं कोई लिंक क्लिक करते हैं वो दूसरे ब्राउजर पे लेके जाते हैं जी, सेम इस तरह ट्विटर और फेसबुक इस तरह जी, ए डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल इससे समझ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप अपने सिस्टम में जाते हैं, फिर ब्राउजर पे जाते हैं, राइट, और ब्राउजर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको यूट्यूब पे ले जाता है, आपको फेसबुक पे ले जाता है, जहां भी जो भी रिक्वेस्ट आप डालते हैं वहां ले जाता है, वहां से डेटा उठाकर लाकर आपके पास रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दैट। रोहित की भाषा में समझाया क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसको उस भाषा में जल्दी समझ में आता है। ठीक है। आप लोग जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं सबका रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कर सकता कि सबको खुश कर दूंगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि एवरीबॉडी विल गेट हैप्पीनेस फ्रॉम माय क्लास। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब देखिए इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेट आप सब लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना। मैंने पहले ही बता दिया था कि सेकेंड ब्लॉक इज द लेंदी ब्लॉक। सिर्फ सेकेंड ब्लॉक अभी हमने कितना क्लास लिया है, देखो मैं फिर से आर्किटेक्चर बता देता हूं अपना कि तीसरा क्लास आज चल रहा है, हम सेकेंड ब्लॉक में है। 9 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस, 1 क्लास हम रखेंगे क्वेश्चन के लिए, 2 क्लास रखेंगे थर्ड ब्लॉक के लिए, तो 3 क्लास इधर हो गए, और आज 3 है तो थर्ड क्लास है, तो ये 3 क्लासेस और बच रही हैं हमारे किसके लिए, सेकेंड ब्लॉक के लिए। यानी कि आज को लेकर के 4 क्लासेस में हमें सेकेंड ब्लॉक खत्म करनी है, ये टारगेट लेकर चलना है। मैं अपना टारगेट लेकर चलता हूं कि मैं इग्नू के पैटर्न और वो काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से नहीं बताता। मेरा टारगेट होता है कि एक एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं हम लोग क्लासेस में। आई विल डू दैट, बट आई नीड योर सपोर्ट, एंड द सपोर्ट इज स्टडी भी करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा, और पूछोगे तो मेरा और दिल लगेगा पढ़ाने में, और हो सकता है कि मैं और बेटर करूं। रिस्पॉन्स मिलता है तो मजा आता है। सो नेटवर्क इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर व्हाट सेज बेसिकली, इट सेज कि जब हम कभी भी इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, भाई आप सब लोग यूज करते हैं, तो हम ब्राउजर पे जाते हैं, और ब्राउजर से हम क्या करते हैं, ओपन किया ब्राउजर और हमने लिखा एड्रेस बार में कि ignu.ac.in, राइट। तो अब देखो इसको जाने से पहले क्या होता है, 2 चीजें, जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसको इंटर करते हैं, तो आइदर सिस्टम किस पे जाता है, HTTP पे जाता है या HTTPS पे जाता है। तो अब समझते हैं HTTP क्या। Sir, sorry to disturb you. No issue, please tell me, ask the question. Shubhendu Mondal, you wanted to ask question? Somebody was wanted to ask question. You may ask. सर HTTP और HTTPS में डिफरेंसेस क्या है, बस इसका मतलब व्हाट द डिफरेंस, जैसे HTTPS क्या ज्यादा सिक्योर है या HTTP? So I don't know the yeah, Shubhendu. I'm not getting properly. Only one question I got, that is difference between HTTP and HTTPS, right? Yes, sir.
मैं तो इन दोनों में सर ये पूछना है कि सर ये दोनों क्या मतलब सिक्योर है या कौन सा सिक्योर ज्यादा है, मतलब आई थिंक HTTPS देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखना। ये मैंने एक साइट खोली guideuncle.com, ठीक है, खोल दिया। एक मैंने साइट खोला dachi.in, ये दो साइटें खोली है हमने, guideuncle.com, ठीक है। ये देख रहा हो क्या लिख रहा है, दिखा? हेलो, कनेक्शन इज सिक्योर, कनेक्शन इज सिक्योर, राइट। और ये क्या दिख रहा है आपको, नॉट सिक्योर, दिख रहा है ना। अब इसको कॉपी करो और यहीं पे पेस्ट मार दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTTP, और इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट मार दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTTPS। बस, आई थिंक तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया अभिषेक। ओके सर। और सर ये पूछना था मतलब डिफर मैंने ये करते कैसे, मतलब ये पूछना था, ये तो आप बाद में समझाओगे आप, मतलब नहीं, मैं समझा देता हूं, अगर पूछ रहे हो आप, अभी पूछ रहे हो तो। मैं नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन को बाद में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि पूरा नेटवर्क ब्लॉक ही है। ओके सर, लेकिन इसके लिए कोई बताना नहीं, टाइम भी नहीं है सर अभी, सर कंटिन्यू कीजिए। कोई बात नहीं है, मैं ये बता देता हूं क्योंकि ये छोटा सा, ये आगे टॉपिक भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए। तो HTTP नॉर्मल, जब कोई भी साइट आप अपलोड कर देते हो ना, कोई भी साइट, तो वो आपका HTTP के अंदर जाता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब सिक्योर सर्वर सर्टिफिकेट होता है, SSL सर्टिफिकेट जब आप किसी साइट पे अडॉप्ट करते हो, तब वो सिक्योर्ड होता है, तब वो HTTPS को डायरेक्ट करता है, ठीक है। इतना में समझ लो, फिर बाकी SSL के विषय में आपको बता देंगे। SSL सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी साइट को SSL सर्टिफिकेट अलाउ कर देते हो, तब वो SSL में चला जाता है, सिक्योर में चला जाता है, अदरवाइज वो सिक्योर नहीं होता डिफॉल्ट। जैसे dachi.in पे सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है, लेकिन वहीं पे आपका इस पे लगा हुआ है, गाइड अंकल पे लगा हुआ है सर्टिफिकेट, इसलिए वो सिक्योर दिखा रहा है। सर ये क्या अप्लाई करना पड़ता है सर, मतलब खरीदना पड़ता है इस सर्वर से? हाँ, बहुत सारे फ्री भी मिल जाते हैं। जैसे आप जीरो SSL पे जाओगे, जीरो SSL करके एक साइट है, वहां से आप जनरेट कर सकते हो। लेट्स इनक्रिप्ट से कर सकते हो, क्लाउडफेयर से आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे साइट्स हैं जहां से आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन वो भी फ्रीली होते हैं तो उसी हिसाब से होते हैं। बाकी आपको पेड परचेज करते हो तो ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है आपको। और इस SSL भी कई तरीके के होते हैं, 8-9 तरह के SSL भी होते हैं। लोग SSL से मतलब रखते हैं, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं, करीब 8 से 10 तरह की SSL होती है। मुझे भी मेमोराइज नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ओके पढ़ सकते हैं इस पे। सर इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, तो हाँ रोहित, कुछ पूछना चाहते हो? वो जब हम डोमेन नेम आजकल खरीदते हैं तो SSL सर्टिफिकेट वो दे देते हैं इसके साथ ही। हाँ, वो दे देते हैं, पूछ फ्री रहे वाले थे। फ्री दे देते हैं, लेकिन वो याद रखे कि वो जितने भी लाइनक्स बेस्ड सर्वर होते हैं उनके लिए ही देते हैं, बाकी किसी लिए नहीं देते। और उसी में से एक नाम बताया मैंने, लेट्स एनक्रिप्ट बताया, क्लाउडफेयर बताया आपको, जीरो SSL बताया। जीरो SSL 3 महीने के लिए दे देता है फ्री, 3 महीने बाद परचेज करो जी। क्लाउडफेयर पे आपको मिल जाता है, आप जितने साल के लिए चाहो लेट्स एनक्रिप्ट से मिल जाता है आपको, आप यूज कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर की बात कर रहा था। तो जब भी हम द पीपल ऑलवेज यूज टू गो ऑन ब्राउजर टू सर्च एनीथिंग, राइट। जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, ब्राउजर पे, राइट। ब्राउजर पे आप गए, यस सर। ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट किया तो कहाँ जाएगा, वे वेब सर्वर पे। देखो यहाँ बना हुआ है, क्लाइंट ब्राउजर पे गया, ब्राउजर से उसने HTTP रिक्वेस्ट करी,
HTTP का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, राइट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब हुआ कि जहां पर इसका लिंक बना हुआ है उस लिंक को ओपन करेगा ये। उसके बाद कहां जाएगा? ये वेब ब्राउजर पे जाएगा, राइट। ब्राउजर से कहां जाएगा जी? तो जहां पर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जहां पर आपने सारे अपने वेबसाइट की फाइलें रखी हैं, वहां जाएगा एप्लीकेशन सर्वर पे, उस सर्वर पे, और वहां से उस फोल्डर में से फाइल उठाएगा, उठा करके वो रिडायरेक्ट करेगा सर्वर से, कहां पे? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर से HTTPS रिस्पॉन्स करेगा और ब्राउजर पे आपका ब्राउजर खुल जाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा आ जाएगा। दिस इज इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर। आप लोगों को ये डायग्राम जरूर याद रखना है। डायग्राम नहीं याद रखेंगे प्रॉब्लम आएगी आपको। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जैसे कि पहले मैंने बताया था, पहला ही मेन फ्रेम सिस्टम मैंने बताया था, मतलब क्लाउड पे हमारा सब कुछ होता है, वहां से डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस पे हम क्या करते हैं? लोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? क्लाउड स्पेस पे हम सिस्टम को, हम अपने फाइल्स को रखते हैं, क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जहां पर हम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जो शेयर्ड होता है इंटायर किस चीज में? इंटायर वर्ल्ड में, और बिटवीन ऑल द यूजर्स हु आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, हु आर सर्चिंग द थिंग, और वहां से सब लोग अपना अपने रिलेटेड डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बस जस्ट लाइक क्लाइंट सर्वर। CRM सुना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सुना होगा, SAP सुना होगा, ये सब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होती है। आज मैं इतना रहने देता हूं और आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्योंकि मैंने अपना टारगेट बना रखा है 8:30 तक आपकी क्लासेस लेनी, और फिर 30 मिनट आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करने के लिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो। Sir, I have a question. Yes, Suvendu please. Mandal here. Sir, Yes. I didn't attend the first two classes, so I wanted to know what is the structure, when will be the exams and all, when will be the practical. Can you just give me an outline? Yeah, of course. सबसे पहले first of all, exam will held in the month of June this year, Okay. right? Okay. Examination always commence in June and December, twice in a year. Clear? Okay. Examination form should be filled by the user who wanted to appear in the examination, and the date Okay. for examination form is going on. You can fill the examination form from IGNOU website. Okay. Okay. And about the practical examination, after completion of theory examination, just see ignou.ac.in, just go on ignou.ac.in, see here the register online, there is a menu like and then go to the term and examination. Yes, and you can fill the examination from here, just clicking on accept and proceed for the process to fill the examination. Log in with your enrollment number and program code and proceed. Okay. You have to fill the examination to appear in the practical and theory examination. Theory examination always held in June and December, twice in a year, while practical examination commence from the after the theory examination. Means it can be held in January or February and July or August. June or yes, July and August. Yeah. Clear?
Yeah, Sir, yeah, one yeah. question, sir. Any more thing? Sir, one Yes, question. Shweta, I wanted to ask something. Sir, when is your assignment submission? There is an assignment Yes, submission. assignment submission date is 30th of this month. 30 अप्रैल लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन का. एंड as you all are the OLA student, you are already advised to submit your assignment on LMS portal only. Because courses started in less than 1 month, so it's difficult to complete all the assignments, different subjects. So that's what I was asking. Yes, it may be, but the thing is, what when you have taken admission in IGNOU, you have to prepare. You should prepare yourself from the beginning of the day when admission confirmed. Okay. So there is nothing. There is no delay. And if you are ready to work from today onwards, it can be done within 15 days. It's not too difficult task. Because computer science is, yes, you can say in mathematics you can take time, but other than mathematics, English you can complete within 3 or 4 hours in a day. 3-4 घंटे काम करके एक दिन में आप इंग्लिश तैयार कर सकते हो. You may take one little bit time on Eco 01, that is a completely theory part, and can take only 2 or 3 days to complete the assignment. And computer science in BCS 11, you can take hardly 4 or 5 days, because you have to learn from the book and you can write from the book also. And yes, mathematics can take some time. So first prepare 3 topics, 3 points, 3 assignments, and upload it. And after the completion of 3, go wait for some time. Start preparation, but wait for some time. It may 15 days can be increased. As per the past experience, I'm saying it may go to the 15th of May. I'm sure it will go, but not I can't say confidently, but I wanted to say 10 को आप सबमिट करें और चौथे का तैयारी करते रहें. Mathematics can take time. Sir, yes, please. Sir, I request you to talk to authorities for 15 days. It's not in my hand. It's the university matter, na? University will decide. I can't. Na? Wait for that day. It may increase 15 days. Don't worry. Yes, Bhupati. Yes, sir. My question was, as a fresher, I'm asking about how about the practical exam, sir, for BCS 11? It may be online or offline, both mode, maybe. I mean, how about the practical, sir? Yes, you have to appear in the practical examination. You have practical. You have a book like BCSL 13. Have you got that? Okay. And under BCSL 13, everything is in practical mode. And in practical, we have syllabus like MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, and it's a little about the Linux commands. This is the syllabus. Okay, sir. लैब कोर्स के असाइनमेंट कैसे रेडी करना है? लैब कोर्स का असाइनमेंट रेडी करने के लिए आपको करना ये है कि सिंपल जितने भी क्वेश्चन हैं उसके स्टेप्स लिखते चले जाने हैं. अगर मान लो स्टेप्स लिखने हैं और साथ में अगर कोई डायग्राम आप अपना चिपकाना चाहते हो तो डायग्राम उसमें पेस्ट कर देना है आपको. इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन. लेट मी फिनिश देन आस्क. एक क्वेश्चन है पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का. उसमें आप क्या करेंगे, स्टेप्स लिख देंगे और अपना पीपीटी बनाकर उसका स्क्रीन उसमें लगा देंगे. और कुछ? ओके. नेट का हेल्प ले सकते हैं? जी प्रज्ञा. सर इंटरनेट से मतलब आंसर का नहीं पता चल रहा, बुक से तो हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल हेल्प लीजिए.
हेल्प लीजिए, इंटरनेट से देखिए, उसको पढ़िए, समझिए और लिखिए, लेकिन इंटरनेट का उठा कर चेप मत देना वहां पर, कोई भी हो, नंबर कम मिलेंगे। क्लियर? सर वो सर हैंड रिटन होगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टाइप होगा? दैट शुड बी हैंड रिटन ओनली। सर अगर सबमिट नहीं कर पाए तो क्या हुआ सर? सबमिट नहीं कर पाए तो अगली बार सबमिट कर देना, फेल हो जाओगे। थ्योरी में पास हो गए और इसमें सबमिट नहीं किया तो फेल रहेगा, तब तक फेल रहेगा जब तक आपका असाइनमेंट का मार्क्स नहीं लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों कहते हो कि नहीं किया तो करो, करेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर, जैसे प्रैक्टिकल होगा तो सर मुझे दिल्ली आना पड़ेगा उसके लिए? नहीं भाई, वेस्ट बंगाल में ही होगा। जो वेस्ट हमारा बंगाल में कहाँ रहते हैं आप? वेस्ट बंगाल में मैं दमदम के साइड, दमदम के साइड रहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैंने भी अपना स्टडी वहीं से किया है, पार्क स्ट्रीट सेंट जेवियर्स कॉलेज से। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको नॉर्मल वहीं पे होगा, ऑनलाइन मोड में मैक्सिमम चांसेस हैं आप लोगों का। ठीक है, एग्जाम भी सर ऑनलाइन मोड होगा? नहीं होगा जी, एग्जाम भी ऑनलाइन मोड होगा सर? एग्जाम भी मैक्सिमम चांसेस है आप लोगों का, ओएल वालों का ऑनलाइन ही हो सकता है, और अगर होगा भी ऑफलाइन भी होगा तो कोलकाता में ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा, टेंशन ना ले। मतलब कोलकाता के आसपास होगा ना सर? ये नहीं हाँ, आसपास होगा। वेस्ट बंगाल है पूरा। वेस्ट बंगाल पूरा है तो आप दमदम में है ना, तो आपके आसपास में ही लोकेशन में होगा। ठीक है, ओके। जैसे आपका पार्क स्ट्रीट में आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसमें हो सकता है। आपका 3-4 कॉलेज है, मेरिन एकेडमी में भी होता है, आपका जाकिर हुसैन में होता है, तो इस कॉलेजेस में किसी में भी हो सकता है आपका। सर जी लैब का क्लासेस कब रहेगा? अभी हमारे पास जो थ्योरी का गाइडलाइन है, थ्योरी की क्लासेस दे रहे हैं। अगर लैब का गाइडलाइन आएगा तो लैब की क्लासेस हम देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, वेट करिए, जिस तरह से इसका इंफॉर्मेशन मिला उसका भी इंफॉर्मेशन मिलेगा अगर होगी तो। ठीक है, अदरवाइज ये देखो फर्स्ट सेम में बहुत इजी टास्क है, तो इसको आप लोग खुद ही कर सकते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो कर ही सकते हो ना। लाइनक्स की कमांड रही तो लास्ट में टाइम अगर मिलेगा तो लाइनक्स के कमांड में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एक्चुअली हम लोग क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे बीआईटी से, जो कंडक्ट कर रहे थे, तो मैं ऑनलाइन ओएल हूँ, तो अभी फिर से इधर ज्वाइन किया हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, आप 2 बार पढ़ लिए तो और अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोसेस है प्रोसेस के थ्रू चलना चाहिए। ठीक है जी सर। यस, गुल्लू और श्रेया, आप लोग कुछ पूछना चाहते सर मुझे क्वेश्चन है कि जैसे हम थ्योरी तो हम कर रहे हैं डेली फॉलो अप, तो प्रैक्टिकल के जो असेसमेंट्स होंगे या जैसे जो भी होगा, तो मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ कि जैसे अगर पावर पॉइंट का कोई असेसमेंट है तो वो मैं पीसी पे करके स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लूं या फिर कैसे करना है वो? अभी मैंने बताया कि उसका स्टेप्स लिख दो और पीसी में करके उसका स्क्रीनशॉट उसमें डाल दो। अभी तो बताया था मैंने। हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ, भारती और गुल्लू। असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा सर, ये मुझे बता सकते हो सर? जो असाइनमेंट क्वेश्चन, गुड, बहुत बढ़िया। इग्नू की साइट ओपन करिए, स्टूडेंट जोन में जाइए, देखिए दिख रहा है ना आप लोग? हाँ सर। डाउनलोड्स में जाइए, यहाँ असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, देखिए तीसरा टॉपिक पॉइंट। अच्छा, इसमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाइए, देखिए बीसीए ऊपर ही लिखा हुआ है, ये बीसीए। बीसीए में क्लिक कीजिए, ये फर्स्ट सेम का है ना? हाँ, फर्स्ट सेम पे क्लिक कीजिए, असाइनमेंट तो खुल गया, सारे सब्जेक्ट का इसमें, सारे मिक्स है, सारे सब्जेक्ट का एक के बाद एक है। पहला सब्जेक्ट खत्म होगा, ये देखो FE02 का हुआ, खत्म हुआ, F=01 का स्टार्ट है, इस तरह से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। बुक हम लोग स्टडी कर सकते हैं वैसे, मतलब आईटी सेक्टर वाले को थोड़ा मिलता है प्रायोरिटी, क्योंकि वो बता पाते हैं आंसर, उन्हें थोड़ा पहले से पता होता है सब के बारे में। मैं समझा नहीं क्या कह रही थी आप, आईटी सेक्टर वालों को पता होता है?
मतलब सर जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो लोग थोड़ा रिप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के लिए थोड़ा नया है ये सब कंप्यूटर के। कोई बात नहीं बच्चे, देखो जो शुरू से होता है वो सबसे अच्छा बनता है। आप बहुत अच्छा बन सकते हो। आपको करना क्या है, जो मैंने आज पढ़ाया ना, देखो एक पढ़ाई का पैटर्न मैं समझा देता हूँ जो मुझे आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मुझे जो आता है मैं बताता हूँ। आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको आज ही पढ़ना है, कल के लिए नहीं रखना है। और कल जो पढ़ना है कोशिश करो कि कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको भी आज थोड़ा सा पढ़ लो, तो वो जो आंसर दे पा रहे हैं ना उससे ज्यादा आंसर आप दे पाओगे। समझ गए प्रज्ञा? यस सर एक बात है आप सर बच्चे कि ये मेरा करो, देखो 2 दिन बाद आप कहोगे कि सर आपने बहुत अच्छा चीज समझाया मेरे को। 2 दिन कर लो सिर्फ। सर जैसे कि मेरा 2 क्लास मिस हो गया है पहले के सर, तो सर मैं उसको कैसे रिकवर करूं सर, ये सर बता सकते हो? देखो आप सेल्फ स्टडी उसको करिए उस चैप्टर्स का। मैं आपको जो भी क्लासेस हो रही है रिकॉर्डिंग मोड में है, और मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सर वो कहाँ से मिलेगा सर? आप तो रिकॉर्डिंग मैं कल आप लोगों को देता हूँ। आज मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अपलोड करने का, और चैनल यूट्यूब का मैं लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर? ओके सर। सर ये आज ऐसे लैब का असाइनमेंट भी अप्रैल 30th डेट दिया हुआ है सर, सबमिशन सारे असाइनमेंट का 30th अप्रैल है बच्चे, लैब का भी। सबका। ओके सर जैसे कि मैं सर जॉब करता हूँ सर, तो मैं बाकी क्लासेस कैसे अटेंड करूंगा? जैसे जिस टाइम पे जो क्लासेस हो रहा है मेरा तो सैटरडे तक होता है ना जॉब सर, तो संडे को सर जैसे फ्री रहता हूँ तो मैं क्लासेस ले सकता हूँ, तो बाकी सैटरडे के दिन जो क्लासेस है वो मैं से कैसे सर अटेंड करूँ, या उसका कोई आपको सॉल्यूशन पता होगा? है, देखो 2 तरीके हैं कि अभी तो जितना अटेंड कर सकते हो करो। मतलब सर देखो इस क्लास में तो आपको डाउट दिक्कत नहीं होगी, 7 से 9 वाले में, सुबह वाले में। हाँ हाँ सर। और एक सब्जेक्ट का तो इश्यू खत्म हो गया। और आपको दिक्कत जो आएगी मैथमेटिक्स की आएगी। मैथमेटिक्स में थोड़ा पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, राइट? BCS 12 का। बाकी तो आप थोड़ा बहुत संडे संडे करके भी अपना डाउट्स पूछ सकते हो। तो उसमें भी एक काम किया करो, संडे में जो क्लासेस होंगी उसमें अपना डाउट लेकर के टीचर से अपना पूरा डाउट पूछ लिया करो, तो टीचर सारा डाउट आपका क्लियर कर देगा संडे संडे में। सैटरडे को जब कोशिश करो, अगर हो सकता है तो अपने ऑफिस से भी कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो अपने फोन से ज्वाइन करके साइलेंट मोड में आप सुन सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। कोशिश करो, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है इसमें। हेलो। हाँ जी बोलिए, टेक सॉल्यूशन। नहीं सर, मेरा नाम सनी है एक्चुअली, वो मेरा ईमेल रजिस्टर्ड इस नाम से। हाँ तो आप एक्चुअली अपने मेल आईडी से आएंगे ना सनी, तो हाँ ज्यादा मेरा बेटर ही रहेगा। हाँ मेरा ही मेल आईडी है सर, मैं इसको चेंज कर दूंगा सर। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने मेरा जो सेंटर है वो 07 दिल्ली 1 में मैंने रजिस्टर किया था, तो अगर मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म मैं फिल करता हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि जैसे कि मेरा होम लोकेशन है अगरतला, तो क्या मैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए मतलब अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे उसी लोकेशन पे देना पड़ेगा जहाँ पे मैंने फॉर्म फिल किया है? नहीं नहीं, आप तो इंडिया के किसी भी कोने में थ्योरी एग्जाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट में आप एडमिशन लिया है। ओके ठीक है सर। हाँ जी, और कोई? सर एलएमएस का क्रेडेंशियल नहीं मिला अभी तक। कौन? LMS का क्रेडेंशियल तो मिला है, बहुत सारे बच्चे लॉगिन भी कर रहे हैं। हाँ सर, मैं सर मुझे भी नहीं मिला। तो आप लोग मेरी मेल भी कर क्वेरी दीजिए है। ना बच्चे। मेल भी किया सर सर एक मैं हफ्ता 10 दिन से पहले। मेल कर चुके परेशान हो चुकी हूँ। मैंने उनको काफी बार किया, आरसी को किया है, और जो ignu.ac आरसी IOP का को सपोर्ट कोई है फायदा उसको भी नहीं किया है। होगा, आरसी सर को उन्होंने कोई मुझे बोला IOP को कीजिए, IOP को भी किया है। फिर उन्होंने मुझे एक गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म की क्वेरी मैं 2 बार कर चुकी हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ठीक है, मैं अपने बिहाफ पे मैं रेज कर देता हूँ आप लोगों का क्वेश्चन। सर एग्जाम की डेट्स कब आएगी? एग्जाम की डेट मई फर्स्ट वीक में आ जाएगा टेंटेटिव। कभी? मई मंथ में फर्स्ट वीक में आ जाएगा टेंटेटिव डेट। ओके सर। सर जो हमने एग्जाम सर फॉर्म भरा है वो थ्योरीज का भरा है सारा, और मैंने एग्जाम फॉर्म मतलब कर दिया है सबमिट वगैरह,
तो जो हमारी प्रैक्टिकल्स हैं उसके अलग एग्जाम फॉर्म्स भरने हैं या उसी नहीं में नहीं, ही उसी वही? में भरनी थी बच्चे। तो मैंने तो सिर्फ वो कोर्स भरे हैं जो ऑनलाइन मुझे दिए थे, उसमें ऑनलाइन उसमें सारे कोर्सेज थे, आपको 5 सब्जेक्ट भरने थे एक एक करके। हाँ 5 भरे हैं मैंने तो तो 5 भरा तो हो तो क्या, 5 ही तो है प्रैक्टिकल लेकर हाँ के। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं रीचेक कर लेती हूँ। BCSL 13 होगा एक हुआ, वो हो गया आपको प्रैक्टिकल। सर जी सर मैंने पेन एंड पेपर टेस्ट की जगह CBT लिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो तो कैसे होगा जो एग्जाम? आपके लिए एलिजिबल होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर इसका एग्जाम फॉर्म, क्लासेस थी लास्ट। हाँ बोलिए, एग्जाम फॉर्म का लिंक आ चुका है, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। सर कहाँ से भरना है सर? इग्नू की साइट पे जाइए, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर ऑनलाइन, ऊपर से रजिस्टर ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन है आपका, क्या ऑप्शन है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, TEE, ठीक है। TEE में जाकर के आप फिल कर दीजिए। मैं एक बार अटेंडेंस लेता हूं आप लोगों का, ले लिया मैंने अटेंडेंस। Sir, in the BCS 11 assignment, in the block 1, there is a question asking to explain the characteristics and functions of flash drive and pen drive. They are two separate questions, but aren't they the same? There are little bit differences. So first study about pen drive and flash drive के विषय में ऊपर में लिखा हुआ, just go through that. And if facing difficulties, I'll explain tomorrow, right? But sir, in the unit input output devices, there was only pen drive. No issue, just read it from internet. Okay. And okay, if sir. you will face drive any problem, I'll must explain in tomorrow class, okay? Okay, thank you, sir. सर आपने YouTube का लिंक देने के लिए बोला, तो सर आप कहाँ शेयर कर पाओगे? मैं आप लोगों को कल क्लासेस में दे दूंगा। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका मैं आज रात को कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं, और कल आप लोगों को दे दूंगा इसका लिंक, ठीक है। तीनों क्लासेस जो हुई है, मेरी 3 क्लासेस हुई है ना जी, आज तीसरी क्लास है, तीनों का लिंक दे दूंगा, आप तीनों क्लासेस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और प्रैक्टिकल एग्जाम में सर मैं PPT ही बनाना है या फिर पेपर वर्क भी करना है, मतलब पेन पेपर से कुछ लिखना है? प्रैक्टिकल अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन के हिसाब से करना है, ऑफलाइन होगा आपका तो आपको सिस्टम में जा करके वहां करके दिखाना होगा। तो सर असाइनमेंट जो सबमिट करना है उसमें आपने स्क्रीनशॉट लगाने के लिए बोला, तो वो पेन और पेपर से ही होगा? हाँ, पेन पेपर पे लिखिए और स्क्रीनशॉट में लगा दीजिए। वो ब्लैंक पेपर ही रहेगा? ब्लैंक पे भी लिख सकते हैं, रूल पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लैंक पे लिखिए, दैट इज बेटर वन। थैंक यू सर। तो मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी, जो असेसमेंट है उसमें ना 2 पार्ट्स में है, मतलब क्वेश्चंस। एक है ब्लॉक 1 कवर्स ब्लॉक 1 करके, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन 3 से है वो है जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कवर्स ब्लॉक 2, और फिर है 3। तो ये 3 यूनिट्स का नहीं है ना, जितना हम पढ़ेंगे उसका पूरा कंपाइलेशन है, राइट? पूरे कंपाइलेशन है, पूरे इंटायर कोर्स का है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर आज का जो कोर्स में जो इंटरनेट के बारे में समझा रहे थे, इसमें इंट्रानेट भी कवर होती है कि सर उसके लिए सेपरेट क्लास होती है? इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों, इंट्रानेट के विषय में 3rd ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। ओके सर एक क्वेश्चन रेज करना था सर, कि जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका भी YouTube वीडियोस अगर मिल जाए तो सही रहता सर, इससे मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा बच्चे, थोड़ा सा टाइम दे दो, सबका रिकॉर्डिंग चल रहा है फर्स्ट सेम का, तो सबका मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। ठीक। और सर री रजिस्ट्रेशन के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए कौन सा डेट लास्ट रहेगा? आप इग्नू की साइट पे देख लीजिए ना बच्चे, हाँ रजिस्टर ऑनलाइन के री रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसमें देख करके करिए, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए हो गया, और किसी को कुछ पूछना है?
मिले कल हम लोग, कल की क्लास में मिलते हैं नए एनर्जी नए जोश के साथ, राइट? हाँ जी सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. ओके सर, थैंक यू। Thank you.